हेलो स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। आज हमको पढ़ना है फ्राडे फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोलिसिस और सेकेंड लॉ इलेक्ट्रोलिसिस, यानी फ्राडे का फर्स्ट नियम और फ्राडे का आपको सेकेंड नियम, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है। वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आना आपको तय है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, रहा आपको क्लास के बारे में आपको थोड़ा बात कर ले, ठीक है। तो आप लोग जान रहे हैं कि लॉकडाउन आपको जो लगा हुआ है, तो 28 तारीख से जो बैच जो आपको खुलने वाला है, वह 9 से लेकर 12 क्लास का, वो जो आपको जो विद्यार्थी आपको जो कॉलेज में जो पढ़ता है, स्कूल में जो पढ़ता है, उसके लिए आपको एक सप्ताह में आपको 2 दिन आपको मतलब कि वो स्कूल जा सकता है, ठीक है। ऐसे आप लोग भी पढ़वाइएगा, चाहे हम भी आपको पढ़े थे हिंदुस्तान पेपर में, कि कोचिंग संस्थान और छात्रावास जो होगा वो आपको बंद रहे, ठीक है। हालांकि देखिए ध्यान से, यदि आपको सब टीचर लोग 28 को यदि बैच ओपन कर देंगे, तो हम भी आपको 1 अक्टूबर से आपका बैच आपको खोल देंगे। तो उसके लिए आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, तब तक ये क्लास आप लोग पढ़ते रहिए। ऐसे भी आप लोग देखिएगा ध्यान से, फिजिकल आपको बस कुछ ही दिन में आपको ख़त्म होने वाला है, ठीक है। इसके बाद आपको इनऑर्गेनिक आपको हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो विशेष आप लोग टॉपिक पढ़िए, बाद में सब बात होते रहेगा। देखिए ध्यान से, तो फ्राडे का फर्स्ट नियम और सेकेंड नियम पढ़ना है, जो इस साल 2021 के लिए आपको प्रिंटेड है, यह 100% प्रिंटेड है, क्या कि ये कॉमन क्वेश्चन है, आएगा तो आएगा, ठीक है। तो फ्राडे का फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल यूनिट का आवश्यकता होता है, कुछ आपको बेसिक यूनिट का आवश्यकता होता है। तो सबसे पहले उस बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको हम बता दे रहे हैं, तो उसके बाद फ्राडे फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ जो आपको पढ़ाएंगे, तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो देखिए ध्यान से, ऐसे ये सब तो आप लोग फिजिक्स में पढ़िएगा, हम भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा गया बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो एम्पियर, इसी को करंट बोला जाता है। इसको जो शॉर्ट फॉर्म में जो लिखा जाता है AMP, चाहे आई, चाहे आपको सी के द्वारा डिनोट किया जाता है। आई भी बोल सकते हैं, आई का मतलब होता है करंट इन एम्पियर, ठीक है। चाहे करंट को सी भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे आपको करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। अब देखिए ध्यान से, यह है कूलॉम। तो कूलॉम को क्यू की तरह आपको डिनोट किया जाता है। इसी कूलॉम को बोला जाता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत धारा का परिमाण। तो कूलॉम कहिए, चाहे आप लोग क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहिए, विद्युत धारा का परिमाण, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा क्यू जो होता है, वो बराबर होता है I इंटू टी, यानी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी Q इज इक्वल टू I इंटू क्या हो गया, टी। और बाबू यहाँ पर I क्या है, तो करंट इन एम्पियर, ठीक है। टी हमारा क्या है, तो टाइम इन सेकेंड, और Q क्या है, तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एक और आपको लिखा गया है 3rd नंबर में वाट। तो वाट बराबर होता है वोल्ट इंटू एम्पियर। तो ये सब कुछ आपको बेसिक आपको यूनिट है, ठीक है। ये सब तो आप लोग 9th 10th क्लास में भी जानते होइएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 4th नंबर में आपको हम बताने जा रहे हैं फ्राडे, ठीक है। तो फ्राडे को F के द्वारा डिनोट किया जाता है, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि 1 फ्राडे जो होता है, 1 फ्राडे में आप लोग को बताया गया था 96,500
96,500 कूलम। तो 1 फ्राइडे में जो होता है वो कितना कूलम होगा, तो 96,500 कूलम। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसको शॉर्ट फॉर्म में 1 और फ्राइडे को लिख सकते हैं एफ। तो 1 फ्राइडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम। ठीक है। अब कोई आपसे पूछेगा सर 1 फ्राइडे में 96,500 जो कूलम होता है वो आता कहाँ से है। ठीक है। तो एक बार आपको हम पहले भी आपको प्रूफ कर दिया है। ठीक है। एक बार और आपको हम प्रूफ कर दे रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, यहां पर लिख रहे हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर तो आप लोग चार्ज जानते हैं 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। अब देखिए ध्यान से बाबू, यहाँ पर लिख रहा है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा। ठीक है। तो देखिए ध्यान से, वहां पर जगह नहीं हटेगा, यहाँ पर लिख रहा है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको कितना होगा। तो आप लोग जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन को जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू, यह था हमारा 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। लेकिन यहाँ पर लिखेंगे चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल कितना को कहा जाता है, तो 1 मोल आपको मालूम होगा कि 6.022 इंटू 10⁻23। ये जो होता है 1 मोल के क्या होता है बराबर, 1 मोल कितने के बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो यह हमारा 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23। ये हो गया हमारा 1 मोल का चार्ज। इतना क्या हो गया कूलम। ठीक है। और जब इसमें बाबू आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही आता है 96,500 कूलम। जब इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना का 96,500 कूलम। जैसे 96,500 कूलम को लिखा जाता है 1 फ्राइडे, जैसी को 1 एक भी आपको बोल सकता है। ठीक है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको इतना कूलम हो गया। ठीक है। और चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल का 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना हो गया, एवोगाड्रो संख्या से गुना कर दिए बाबू, तो ये हमारा 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा 96,500 कूलम। 96,500 कूलम को 1 फ्राइडे बोला जाता है, क्या 1 एफ। ठीक है। तो ये सब कुछ आपको बेसिक यूनिट है, ये सब आप लोग दिमाग में रखिएगा। इलेक्ट्रिक करंट, कूलम, वाट और क्या चीज फ्राइडे। अब हमको आगे पढ़ना है इक्विवेलेंट वेट। ठीक है। समतुल्य भार। फ्राइडे को एक्सप्लेन करने के लिए इक्विवेलेंट वेट का हमको आवश्यकता होता है। तो देखिए ध्यान से, इक्विवेलेंट वेट आप लोग कैसे आप लोग निकालिएगा, समझिए। देखिए बाबू ध्यान से,
नेक्स्ट पढ़ना है इक्विवेलेंट वेट। इसका हिंदी होता है समतुल्य भार। इक्विवेलेंट वेट का हिंदी क्या होता है? समतुल्य भार। अब इक्विवेलेंट वेट को आपको डिनोट किया जाता है शॉर्ट फॉर्म में इक्यू वेट। अब देखिए, अब इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट निकाला कैसे जाता है, तो अब हम फॉर्मूला लिख रहे हैं इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलिक्यूलर वेट बाई एन फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मोलिक्यूलर वेट बाई एन फैक्टर, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बाबू इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलिक्यूलर वेट बाई एन फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट का आप लोग तो फॉर्मूला जान गए, मोलिक्यूलर वेट बाई एन फैक्टर, ठीक है। अब भाई की देखिए ध्यान से, मोलिक्यूलर वेट तो आप लोग निकलना जानते हैं फर्स्ट ईयर में। अब ये नया टर्म आया एन फैक्टर। और ये एन फैक्टर क्या होता है, तो आप लोग याद कीजिए जब सॉल्यूशन आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें एन फैक्टर आपको निकलना सिखाए थे। ऐसे यहाँ पर भी आपको मेन फैक्टर निकलना आपको सिखा दे रहा है, देखिएगा ध्यान से। जिससे मान के चलिए कि कोई हमारा आयनिक कंपाउंड होगा, सॉल्ट होगा, ठीक है। तो किसी भी आयनिक कंपाउंड को उसके आयन में क्या कीजिए, सबसे पहले आपको तोड़ दीजिए। कोई आयनिक कंपाउंड होगा चाहे सॉल्ट होगा, तो उसको आयन में तोड़ दीजिए। अब तोड़ने के बाद जो भी पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज का जो संख्या जो आएगा वही एन फैक्टर के बराबर होता है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हमेशा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो जो भी उस पर चार्ज जो क्रिएट होगा आयन में तोड़ने के बाद, जो भी चार्ज उस पर प्रेजेंट होगा वही किसके बराबर होगा, एन फैक्टर के। तो देखिए ध्यान से, एक जनरल फॉर्मूला आपको ले रहा है और वहां से तोड़कर आपको हम समझा रहे हैं। देखिए ध्यान से, जैसे AX BY is a ionic compound. सपोर्टेड मान के चलिए कि AX BY एक हमारा आयनिक कंपाउंड है। अब आयनिक कंपाउंड है तो यह तो बाबू हमारा आयन में टूटेगा। अब टूटेगा कैसे, तो देखिए ध्यान से, इसी को तोड़ना जब आप सीख जाइएगा तो एन फैक्टर निकल कर आपको आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, AX और BY ऐसे तो इसको हम तोड़े आपको बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार समझ जाइए आप लोग ध्यान से। देखिए वाइलेंसी जो बाबू होता है, ये दो आपको एलिमेंट हो गया, तो वाइलेंसी इस तरफ क्रॉस चलता है, इसका वाइलेंसी इस पर और इसका वाइलेंसी इस पर। तो देखिए बाबू ध्यान से, ए का संख्या कितना है, x,
तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स ए, ठीक है। और बी का संख्या कितना है वाई, तो यहाँ बाबू लिखेंगे वाई बी। ए का संख्या एक्स था तो एक्स ए, बी का संख्या वाई था तो वाई बी। और वैलेंसी को एक्सचेंज कर देना है, तो वाई बाबू यहाँ पर प्लस आ जाएगा और एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। ये हो गया केटायन और ये हमारा क्या हो गया एनायन, ठीक है। एक बार और देखिए, ए का संख्या कितना है एक्स, तो एक्स ए। बी का संख्या कितना है वाई, तो वाई बी। अब वैलेंसी तो क्रॉस चलता है, तो वाई प्लस और एक्स क्या हो गया माइनस, ठीक है। ये हो गया केटायन और यह बाबू हमारा हो गया एनायन, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इस आयनिक कंपाउंड में देखिएगा तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज के बराबर हो। देखिए तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो देखिए ध्यान से, यह केटायन है, इसी पर तो पॉजिटिव चार्ज है, तो एक्स में वाई से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा एक्स वाई। नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज, इसमें भी y में x से गुना कीजिए, चाहे x में y से, कितना आ जाएगा एक्स वाई। तो दुनिया के किसी भी आयनिक कंपाउंड के लिए जितना आपको पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। और जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट जो होता है वही होगा n फैक्टर के बराबर। तो कोई पूछेगा इस कंपाउंड का n फैक्टर कितना होगा, तो n फैक्टर इज इक्वल टू बाबू एक्स वाई, ठीक है। अब आपको इसी के बेस्ट पर आपको हम इक्विवेलेंट वेट जार आपको निकालना सिखाएं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो कंपाउंड जो है देखिए ध्यान से, पहला ठीक है, पहला एग्जांपल Al2,3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। पूछेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट बाबू क्या होगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट के लिए हमको चाहिए मोलिकुलर वेट और कौन सा n फैक्टर। तो सबसे पहले इसका मोलिकुलर वेट निकालिए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, मोलिकुलर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, मोलिकुलर वेट ऑफ Al2,3, ठीक है बाबू। तो आप लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम का संख्या 2 और एल्युमिनियम का जो मास जो होता है वह कितना होता है 27 प्लस ऑक्सीजन का संख्या 3 और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। अब इसको जोड़िएगा तो 27 दूना 54 और 16 तिहाई 48, 54 और 48 कितना हो जाएगा 102। इसका मोलिकुलर वेट आ गया 102, ठीक है। अब मोलिकुलर वेट निकल गया और इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए कौन सा फैक्टर चाहिए n फैक्टर। तो n फैक्टर के लिए इस आयनिक कंपाउंड को सबसे पहले तोड़ना होगा, ठीक है। तो अभी बाबू आप लोग को इसको तोड़ना हम सिखाए थे, ठीक है। देखिए एल्युमिनियम का संख्या कितना है 2, यहाँ पर बाबू लिख दिए 2Al और ऑक्सीजन का संख्या कितना है 3,
तो यहाँ पर लिख दीजिए 3O और वैलेंसी को सीधे एक्सचेंज कर देना है, ठीक है। तो 3 प्लस यहाँ पर और ये 2 जो है ये 2 माइनस यहाँ पर। तो देखिए ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा। 3 दूना कितना हो गया 6, ये भी 3 दूना 6, ठीक है। तो इसमें जो भी आपको चार्ज आपको सेम है, इसका कोई पूछेगा n फैक्टर कितना होगा, तो n फैक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया 6, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट वेट बाबू निकालिए, इक्विवेलेंट वेट, तो फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट बाई n फैक्टर। अब कोई आपसे पूछ देगा सर n फैक्टर क्या है, तो पर मॉलिक्यूल के द्वारा, एक मॉलिक्यूल के द्वारा जितना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाता है वही कहलाता है क्या चीज, n फैक्टर। यानी सिंगल मॉलिक्यूल के द्वारा जितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वही n फैक्टर। तो यह मॉलिक्यूल कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया, 6 इलेक्ट्रॉन। तो मॉलिक्यूलर वेट बाबू हो गया 102 बाई इक्विवेलेंट वेट कितना है 6, भाग दे देंगे 6 एकम 6, 4 2 6 7 42, कितना आ गया 17। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो भी आपको जो इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो हमारा कितना आ जाएगा 17, ठीक है। 2 नंबर में और एग्जांपल देख लीजिए, रहेगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। अब मैग्नीशियम क्लोराइड का कोई पूछेगा बाबू इक्विवेलेंट वेट कितना है, तो सबसे पहले इसको हमको निकालना पड़ेगा मॉलिक्यूलर वेट। तो देखिए राजा बाबू ध्यान से, मोलिकुलर वेट ऑफ MgCl2, ठीक है। तो आप लोग बाबू तो जानते हैं मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का संख्या 1, अब मैग्नीशियम का मास कितना होता है 24, प्लस क्लोरीन का संख्या 2 और क्लोरीन का मास 35.5, ठीक है। मैग्नीशियम 1 इंटू 24 प्लस 2 इंटू क्लोरीन 35.5, इसको जोड़िए 35 दूना 70 है 71, 71 यह हो गया 24, 71 और 24 जोड़िएगा बाबू तो 5 9, तो वो कितना आ गया 95, ठीक है। तो यहाँ पर ले दिए 95, ठीक है। और इसका n फैक्टर निकालिए, n फैक्टर तो निकलना आप लोग जानते हैं राजा बाबू, ठीक है। MgCl2 को तोड़ दीजिए, MgCl2, अब देखिए बाबू ध्यान से, मैग्नीशियम तो यहाँ पर एगो है, आराम से लिख दीजिए Mg, लेकिन क्लोरीन को होगा 2 गो है, तो यहाँ पर लिखिए 2Cl, ठीक है। वैलेंसी पे एक्सचेंज कर दीजिए, तो 2 जो यहाँ दिखाई दे रहा है ये कहाँ आ जाएगा 2 प्लस 1 छुपा हुआ है तो 1 क्या हो गया माइनस, ठीक है। इसका n फैक्टर देखिएगा तो 2 यहाँ पर प्लस आ गया और 2 यहाँ पर क्या हो गया माइनस, यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, n फैक्टर कितना हो गया बाबू 2। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा देखिए, इक्विवेलेंट वेट तो मोलिकुलर वेट बाई n फैक्टर, तो मोलिकुलर वेट कितना दिया हुआ है तो 95 बाई 2 इज इक्वल टू 4 7
उसके बाद 5, एक का 5 था, उसके बाद एक का 0.5, ठीक है। इतना इसका आ गया इक्विवेलेंट। तब तो इक्विवेलेंट वेट भी आप निकलना सीख जाइएगा। पीडीएफ भेजेंगे, बहुत सारा आपके एग्जाम्पल है, सब उसको बनाइएगा। मेन आपको प्रोसेस यही होता है, ठीक है। और इसी के बेस्ट पर आप लोग को हम जा रहे हैं फ्राइडे लॉ को आपको पढ़ाएं, जो एकदम पूरा दिमाग माइंड एकदम कॉन्सेंट्रेट कर समझिएगा, क्या कि यह बोर्ड एग्जाम के लिए 100% प्रिंट आउट हो चुका है। देखिए बाबू ध्यान से, यह है फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो देखिए फ्राइडे का 2 नियम होता है, ठीक है। तो आपको लिखा गया फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, चाहे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इसको बोला जाता है। अब फ्राइडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यानी फ्राइडे के वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम, यह आपको फर्स्ट लॉ है। तो फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, कभी तो 5 नंबर में पूछेगा तो दोनों लॉ को पूछ देगा, नहीं तो 2 नंबर में पूछेगा तो या तो आपको फर्स्ट लॉ देगा, नहीं तो सेकेंड लॉ। लेकिन ग्रांटेड है, आएगा तो आएगा, ठीक है। इसको अपने माइंड में आप लोग मेकअप कर लीजिएगा, थोड़ा बढ़िया से कॉन्सेंट्रेट होकर समझिए। देखिए आपको समझा रहे हैं फ्राइडे के वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम, फ्राइडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए आप लिखा गया है अकॉर्डिंग टू फ्राइडे लॉ, यानी फ्राइडे फर्स्ट लॉ, ठीक है। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस द अमाउंट ऑफ substance deposited at electrode is directly proportional to quantity of electricity, यानी फ्राइडे के वैद्युत अपघटन के प्रथम नियम के अनुसार, यहाँ पर आपको जो पीडीएफ जो भेजेंगे उसमें सब आपको हिंदी लिखा गया है, ठीक है। इसी में से आपको बोल रहे हैं, यही आप लिखिएगा इसका हिंदी। फ्राइडे के वैद्युत अपघटन के प्रथम नियम के अनुसार विद्युत विच्छेदन के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा सीधे विद्युत धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। यानी फ्राइडे के प्रथम नियम के अनुसार विद्युत विच्छेदन के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा सीधे विद्युत धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। विद्युत धारा का क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप लोग ध्यान से, एक बार समझा दे रहे हैं। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो भी आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा वो सीधे प्रोपोर्शनल टू होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल टू होगा, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए बाबू यहाँ ध्यान से, लेट मान कर चल रहे एम जो हमारा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड, एम हमारा वह पदार्थ का मात्रा है जो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट है, और क्यू हमारा क्या हो गया, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसी के ना बराबर है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं फ्रॉम फ्राइडे फर्स्ट लॉ, फ्राइडे के प्रथम नियम के अनुसार। तो देखिए तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, यानी एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी क्यू, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फ्राइडे फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो यह हो गया बाबू एम
अब प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कोई ना कोई आपको कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट आता है इसमें जेड, आई इंटू क्या हो गया क्यू, जेड इंटू क्या हो गया क्यू। ये आपको इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। और इसमें कोई आपसे पूछेगा वेयर, इधर लिख दे रहे हैं वेयर जेड हमारा क्या होता है, ठीक है। तो जेड जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। ये जो भी आपको जो जेड जो हमारा कांस्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, और आप लोग को पढ़ाए थे अभी Q इज इक्वल टू I इंटू टी, बेसिक कॉन्सेप्ट में। या करंट इन एम्पियर, टी एक टाइम इन सेकेंड, क्यू का क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब इस क्यू का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिएगा तो एम इज इक्वल टू जेड, क्यू का मान कितना है आई इंटू टी। यह बाबू हमारा काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आ गया। तो आपको फ्राइडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पूछेगा तो आपको बस आपको इतना ही लिख देना पड़ेगा कि फ्राइडे के प्रथम नियम के अनुसार विद्युत विच्छेदन के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा सीधे विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यही होता है फ्राइडे फर्स्ट लॉ। तो जो भी आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट करेगा इलेक्ट्रोड पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ईएम हो गया, ये हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, तो जेड कांस्टेंट आएगा, क्या हो गया क्यू। जेड हमारा क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। ऐसी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है क्यू बराबर आई इंटू टी। तो इसे आपको क्यू का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिएगा तो एम इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी, ठीक है। तो इसे कहा जाता है फ्राइडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो आज आपको हम इतना ही आपको रहने दे रहे हैं, ठीक है। कल आपको हम सेकेंड लॉ आपको पढ़ाएंगे और उसके बाद में बैटरी वैटरी है और न्यूमेरिकल्स बनाकर ये चैप्टर आपको क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको इनऑर्गेनिक और हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय।